राजवीर अपने वादों की वजह से खुद में ही फंसा हुआ सा महसूस कर रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो उन लड़कियों पर हमला करे या ना करे। उफ, इतना कंफ्यूज तो किसी मैथ के एग्जाम में भी नहीं हुआ जितना आज हो रहा हूं। राजवीर कमरे में मौजूद तीनों लड़कियों को देख रहा था और तभी उसकी नजर चंचल पर जा टिकी। वो लड़की जो हूबहू निकिता जैसी दिखती थी। निकिता से मिलते शक्ल की वजह से राजवीर को अब इस बात में कोई शक नहीं रहा था कि उसका सीधा नाता रॉय फैमिली से है और इसी वजह से वो उसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता था। अगर किसी दिन निकिता वापस आ गई और उसने चंचल के जख्मों के बारे में पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? नहीं नहीं नहीं, मैं इस पर वार नहीं कर सकता। हालांकि राजवीर निकिता को वापस लाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन निकिता सच में उसकी जिंदगी में अब वापस आती या न आती, ये तो बस अब वक्त की बात थी। इधर जूही और चंचल को देखने के बाद राजवीर अब कमरे में मौजूद आखिरी लड़की आरती को देखने लगा। राजवीर को आरती के भी पीछे सिंघानिया फैमिली की कोई परछाई दिख रही थी, यानी वो शायद अंकिता की रिश्तेदार थी। इस बात में कोई शक नहीं कि ये तीनों अपने सच्चे अतीत से अनजान हैं। इन्हें मालूम ही नहीं है कि ये तीनों बस मोहरे हैं। सुप्रीम फैमिलीज की इस बड़ी साजिश में इन तीनों को लगता है कि ये तीनों अपने मन की मालकिन हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये तीनों ही सुप्रीम फैमिली की कठपुतलियां हैं। राजवीर के अंदर एक द्वंद्व चल रहा था, उसके बदले की आग और इन मासूम लड़कियों की सच्चाई के बीच, और इसी कंपैशन ने उसके हाथ रोक लिए थे। वो बस कंफ्यूज नजरों से उन तीनों लड़कियों को देखे जा रहा था। अजीब है ना, किस्मत ने इन्हें कभी सही मौका ही नहीं दिया। तीनों प्यादे हैं और अभी तक खुद को रानी समझ रही हैं, और इन सब की सच्चाई जानने के बाद इन पर वार करना अब जुल्म लगेगा। राजवीर चुपचाप खड़ा था। तभी तीनों लड़कियों ने दोबारा राजवीर पर हमला कर दिया। इन तीनों लड़कियों के इस वार को राजवीर ने छलांग लगाते हुए बहुत ही आसानी से रोक लिया, लेकिन पलटकर वार नहीं किया। वो बस बड़े आराम से हॉस्टल के उस कमरे में इधर से उधर फिसल रहा था, जैसे कोई ट्रेन्ड डांसर हो। इधर इन लड़कियों ने अपने जितने भी मूव सीखे थे सब कुछ आजमा लिया, लेकिन राजवीर की शर्ट का किनारा तक नहीं छू सकी। और अब कुछ ही मिनटों में पसीने में तरबतर तीनों लड़कियां बुरी तरह से हांफती हुई एक साथ नीचे झुक गई। उन तीनों के चेहरे से पसीना तर तर करके बह रहा था। सिस्टर्स, अब क्या करें? ये आम चोर नहीं है। अब आखिरी चाल का वक्त आ गया है, इस बार बच नहीं पाएगा। आरती और चंचल दोनों आखिरी चाल के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन तीसरी और सबसे शांत लड़की जूही एकदम चुप थी। वो कुछ नहीं बोल रही थी। उसने बस धीरे से अपने हाथों को मोड़ा और इंडेक्स और मिडिल फिंगर उठाकर एक खास स्टैंस ले लिया। इधर जूही को इस तरह से अपनी उंगलियों से मुद्रा बनाते देख राजवीर के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। द लेसर मुद्रा, ये चाल तो मेहता फैमिली की सिग्नेचर मूव है। अरे, यही तो वो मूव था जो बलराम ने मुझ पर इस्तेमाल किया था। जूही को बलराम की मुद्रा का इस्तेमाल करता देख राजवीर पहले तो हल्का सा परेशान हुआ, लेकिन फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। जूही, तुम जिस मुद्रा का इस्तेमाल कर रही हो ना, वो बीते कल की बात थी, पर इस मुद्रा का इस्तेमाल करके तुमने कंफर्म कर दिया कि तुम ही हो अनिल मेहता की बेटी। द लेसर मुद्रा का इस्तेमाल करके अब जब जूही ने खुद को रिवील कर दिया था, राजवीर को यकीन हो गया था कि वो सिर्फ अनिल मेहता की बेटी नहीं बल्कि उसके विरासत की भी वारिस थी। राजवीर समझ चुका था कि अब असली खेल शुरू होने वाला है। राजवीर जूही के वार के लिए पूरी तरह से तैयार था,
जबकि इधर जूही ने बिना कुछ कहे अपना आखिरी दांव चल दिया था। जूही को अपना वार करता देख चंचल और आरती भी पीछे नहीं हटी। चंचल ने अपनी उंगलियों से डायग्राम टेलीपोर्टेशन मुद्रा बना ली थी, वहीं आरती ने अपने हाथों को डायग्राम्स ऑफ एट नाम की मुद्रा में ढाल लिया था। इधर तीनों लड़कियों को किसी योद्धा की तरह मुद्रा में खड़े होने पर राजवीर मुस्कुराता हुआ उन तीनों की आंखों में देखने लगा। अरे वाह, ये तो पूरा पटना मार्शल आर्ट्स क्लब लग रहा है। बट गर्ल्स, तुम सबकी मुद्राओं में काफी गलतियां हैं और अब बड़े भाई की तरह मुझे तुम सबकी गलतियां सुधारनी होगी। राजवीर की इस बात पर जूही ने पहले तो खा जाने वाली नजरों से राजवीर की आंखों में देखा और फिर बिजली की रफ्तार से अपनी उंगली से राजवीर पर वार कर दिया। जूही की यह चाल लेसर मुद्रा की चाल थी। इससे सामने वाले दुश्मन को खासा नुकसान पहुंचाया जा सकता था, लेकिन इधर राजवीर जूही के इस वार को देखने के बाद भी एकदम चिल था और जैसे ही जूही उसके करीब आई, उसने उसी स्पीड से अपनी उंगलियां उठाई और उन दोनों की उंगलियां आपस में टकरा गई। इधर अपनी उंगली को राजवीर की उंगली से टकराते देख जूही की आंखों में हैरानी सी छा गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि राजवीर के पास उसके वार का जवाब था। वो शॉक थी और तभी उसका शरीर पीछे की ओर उड़ता हुआ जमीन से आ टकराया। जूही! जूही को जमीन पर गिरा हुआ देख चंचल ने पीछे से तेज घूंसा मारा, पर राजवीर ने डायग्राम टेलीपोर्टेशन मुद्रा का चंचल से भी ज्यादा सफाई से इस्तेमाल किया और चंचल की मूव को इवेड करते हुए पहले तो उसे एक शोल्डर थ्रो मारा और फिर चंचल को सीधा बेड पर फेंक दिया। जूही और चंचल दोनों राजवीर के हाथों मात का स्वाद चख चुके थे, जबकि इधर अब बची थी आरती। और जब आरती ने अपनी सहेलियों के इस हाल को देखा, तब वो और ज्यादा गुस्से से राजवीर की ओर उछली। आरती ब्रीचिंग हैमर तकनीक के साथ राजवीर के सामने आई थी और राजवीर ने इस बार भी ब्रीचिंग हैमर तकनीक का जवाब ब्रीचिंग हैमर से ही दिया, लेकिन राजवीर के वार में ज्यादा ताकत और ज्यादा अनुभव था और इसलिए आरती भी उड़ती हुई सीधा दूसरे बिस्तर पर आ गिरी। तीनों लड़कियों को धूल चटाने के बाद राजवीर मुस्कुराते हुए तीनों लड़कियों की ओर देखने लगा। अरे बस भी करो यार, अगर तुम लोग आराम से बात करना चाहो तो मैं खुद तुम्हें ये टेक्निक सिखा दूंगा। तीनों लड़कियां पसीने से तरबतर थकी हुई सी खड़ी थी, पर उनकी आंखों से हार का इजहार नहीं हो रहा था, बल्कि अब उनमें हैरानी भी थी, क्योंकि राजवीर ने तीनों को उनके ही स्टाइल में हराया था। वही टेक्निक, वही मार्शल मूव्स, बस और ज्यादा धारदार, ज्यादा परफेक्ट। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनके सामने खड़ा ये शख्स है कौन। जूही, चंचल, हम लोग इसे बस एक चोर समझ रहे थे, लेकिन ये चोर नहीं बल्कि उससे भी बढ़कर है। ये हम लोगों की रेयर मार्शल आर्ट्स को भी जानता है। तुम सही कह रही हो आरती, ये नॉर्मल चोर नहीं, हम लोगों को इसका सामना हथियार से करना होगा। आरती और चंचल ने हार नहीं मानी। कुछ ऐसा ही हाल जूही का भी था। वो गुस्से से राजवीर को घूर कर देखे जा रही थी। वो इस बात को अच्छे से समझ चुकी थी कि राजवीर को सिर्फ मार्शल आर्ट्स की मदद से हराया नहीं जा सकता। चंचल, आरती, ये कितना भी चालाक और तेज हो, लेकिन गोलियों से तेज नहीं हो सकता। मैंने बेड के नीचे रिवॉल्वर छिपा रखा है। अभी इस नमूने को इसकी औकात बताती हूँ। इतना कहती हुई जूही बेड के नीचे से बस रिवॉल्वर निकालने ही वाली थी, पर तभी राजवीर फुर्ती से उसके पास आया और जूही के कुछ समझ पाने से पहले ही बिस्तर पर रखे चादर की मदद से उसे आरती और चंचल के साथ बांध दिया। सॉरी गर्ल्स, हाथ की लड़ाई में हथियारों का इस्तेमाल वर्जित है। इतना कहते हुए राजवीर ने पहले तो बिस्तर के नीचे से उस रिवॉल्वर को निकाला और फिर उसकी गोलियों को बाहर फेंक दिया। अब ये रिवॉल्वर पूरी तरह से बेकार हो गया। अब बस जरूरत है तुम लोगों की चादर की मजबूती को जांचने की। इतना कहते हुए राजवीर ने तीनों लड़कियों को कैद की गई चादर को और ज्यादा मजबूती से कस दिया
और फिर टेबल पर रखे उन चमकते जेड को मुस्कुराते हुए देखने लगा और फिर उसे अमृत जल में डाल दिया। तीनों जेड स्टोन को अमृत जल में डालने के बाद राजवीर उसे एकदम गौर से देखे जा रहा था। अब आएगा मजा। तीनों स्टोन को अमृत जल में डालने के बाद अब इसकी एक एक रहस्य सबके सामने आ जाएगी। राजवीर बिना हिले डुले एक पत्थर की मूर्ति की तरह एकदम टकटकी लगाए उस शीशी को देखने लगा था जिसमें तीनों जेड स्टोन्स अमृत जल में डूबे हुए थे, जबकि इधर उस बोतल के ठीक सामने तीनों लड़कियां जूही, आरती और चंचल चादर से बंधी हुई थी। वे तीनों थकी हुई थी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी लड़ने का जुनून साफ दिख रहा था। और तभी अचानक तीनों में से किसी एक के भूखे पेट से निकली आवाज ने कमरे की खामोशी को तोड़ दिया। पेट की इस गुड़गुड़ाहट की आवाज को सुन राजवीर ने पहली बार अपनी आंखें बोतल से हटाई और पीछे मुड़कर मुस्कुराने लगा। देखो, अगर किसी तरह की बेवकूफी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें खोल देता हूं। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर तुम लोगों ने कोई चाल चली तो मैं ये स्टोन्स लेकर निकल जाऊंगा और फिर कभी नजर नहीं आऊंगा, समझे? राजवीर की बात सुन तीनों लड़कियां सोच में पड़ गई। वे तीनों अब पहले की तरह गुस्से में नहीं थी। वो थकी हुई थी, भूखी थी और सबसे ज्यादा अपने जेड स्टोन्स के लिए टेंशन में थी। वे तीनों एक दूसरे की आंखों में देखती जा रही थी और तभी वे तीनों खुद में सोचती हुई हाँ में सिर हिलाने लगी। ठीक है, हमें खोलो, हम कुछ नहीं करेंगे। आरती की बात पर राजवीर ने पहले तो आरती की आंखों में देखा और फिर उसने एक एक कर उनके हाथों की चादरें खोल दी और जैसे ही वो आजाद हुई वो फौरन खड़ी नहीं हुई। वो अब भी जमीन पर बैठी थी, थकी और उलझन में डूबी हुई और अब उन तीनों की निगाहें राजवीर की तरफ नहीं थी, उस बोतल की तरफ थी जहां उनके अतीत से जुड़ी एक कड़ी धीरे धीरे सामने आने वाली थी। दरअसल अमृत जल अब तीनों जेड स्टोन्स पर असर दिखा रहा था। जूही का जेड हल्की हरी रोशनी में चमक रहा था, आरती का नीले रंग में और चंचल का लाल चमक के साथ धीरे धीरे उभर रहा था। ये तीनों जेड स्टोन्स के तीनों रंग जैसे तीन अलग अलग कहानियां थी, तीन हिस्से एक ही खजाने के। राजवीर भी इन सब चीजों को बहुत ही गौर से देख रहा था। अब देखना है इनमें छुपा क्या है, इन तीनों का अतीत क्या जोड़ता है और इनका भविष्य किस ओर जाएगा। राजवीर उन तीनों जेड स्टोन्स को गौर से देख रहा था और जब उसने देखा कि वो तीनों लड़कियां भी उन स्टोन्स को देख रही हैं, तब वो मुस्कुराते हुए उन तीनों लड़कियों को देखने लगा। देखो, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और मैं वही कर रहा हूं। मैं यहां सिर्फ इन स्टोन्स के रहस्य को जानने के लिए आया हूं और तुम्हें नुकसान पहुंचाना मेरा मकसद नहीं, वरना अगर मैं चाहता तो मैं कब के तीनों जेड लेकर यहां से निकल जाता। लेकिन राजवीर का गला थोड़ा भारी हो गया। उसके चेहरे से अचानक ऐसा लगने लगा था जैसे कि मानो उसे कोई बात अंदर ही अंदर दुख पहुंचा रही हो। वो कुछ देर के लिए रुका, फिर गहरी सांस लेते हुए वो फिर से उन तीनों लड़कियों की तरफ देखने लगा। लेकिन जब मैंने देखा कि ये स्टोन्स तुम्हारे जैसे लोगों के पास है, तुम तीनों का भी अतीत उतना ही दर्दनाक है जितना मेरा। मैं जानता हूं तुम तीनों ने बचपन में किसी का प्यार नहीं जाना। तुम तीनों इस दुनिया के सबसे ताकतवर खानदानों की संतानें थी, लेकिन एक ट्विस्टेड प्लान की वजह से तुमसे सब कुछ छीन लिया गया।
तुम लोगों का दुख इतना ज्यादा है जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता। राजवीर ने पहली बार अपने गुस्से, अपने मकसद और अपनी लड़ाई से हटकर कुछ इंसानी बात की थी, जबकि इधर राजवीर की बात सुन तीनों लड़कियां जो अब तक उससे डरती थी, जो उसे एक चोर समझती थी, अब उसकी आंखों में प्यार से देखने लगी थी। इधर राजवीर ने अपनी बात पूरी नहीं की थी। देखो, मैं तुम लोगों का कुछ भी मुफ्त में नहीं लूंगा। अगर तुम ये जेड मुझे देती हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी पहचान बता सकता हूं। तुम कौन हो, कहां से आई हो और क्यों तुम तीनों के पास एक जैसी जेड है, सब कुछ। राजवीर के ये शब्द जैसे किसी शांत झील में एक बड़ा पत्थर गिराने जैसा था। तीनों लड़कियां अब चुप हो गई थी। वो कोई हिलडुल नहीं रही थी और उनकी सांसें भी तेज हो गई थी। और तभी अचानक काफी देर से चुप जूही का गुस्सा एकाएक फूट पड़ा। तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो। तुम कौन होते हो ये सब बताने वाले? हमें क्या पता कि तुम कोई ठग नहीं हो। हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि हम इतनी आसानी से हार मान लेंगे तो भूल जाओ। अगर इन स्टोन्स को ले जाना है तो हमारी लाशों के ऊपर से जाना होगा। इस बार राजवीर मुस्कुराया नहीं। इस बार उसका चेहरा सीरियस था। मुझे नहीं लगता कि हमें दोबारा मारपीट की जरूरत पड़ेगी। बस मुझे मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। और हाँ, मैं दावे से कह सकता हूं, इन सवालों के जवाब तुम लोगों के पास नहीं होने पर इन सवालों के जवाब मेरे पास जरूर है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम तीनों को इतना एडवांस्ड इंडियन मार्शल आर्ट्स किसने सिखाया? क्यों तुम तीनों के पास एक जैसे जेड है? कभी सोचा है क्या ये सब इत्तेफाक था? राजवीर के ये सवाल सीधे उन तीनों के दिल में लगे। उनकी आंखों की चमक बदल गई थी। वो अब राजवीर को दुश्मन की तरह नहीं, किसी उत्तर देने वाले की तरह देख रही थी। उन सभी के चेहरे पर कई सारे सवाल थे और वे सभी बस एक टक से राजवीर को देखे जा रहे थे। तुम तीनों को एक ऑर्फनेज में एक साथ क्यों पाला गया? तुम्हें मार्शल आर्ट्स कैसे सिखाई गई? क्यों इन जेड्स को तुम जैसी मासूम लड़कियों के पास छिपाया गया? क्यों तुम्हारे नाम, चेहरों और नियतियों में इतनी समानता है? ये वो सवाल थे जिनका जवाब इन लड़कियों ने खुद से कभी नहीं पूछा था, या शायद पूछना चाहती थी लेकिन डरती थी। पर आज जब राजवीर ने ये सारे सवाल उन लोगों के सामने रखे, तब वे सभी लड़कियां हैरानी से बस राजवीर को देखने लगी थी। राजवीर अब उनके सामने एक खतरा नहीं, एक दरवाजा बन गया था। एक दरवाजा जो उनके अतीत को खोल सकता था। राजवीर के सवालों ने तीनों लड़कियों के दिल में तूफान खड़ा कर दिया था। जूही, जो सबसे ज्यादा प्राउड और स्ट्रांग थी, उसकी आंखों में पहली बार डर और अनिश्चितता झलक रही थी। वे तीनों ही इस बात को जानती थी कि राजवीर ने उन लोगों से जो सवाल पूछे थे, वो सवाल वो तीनों पहले भी खुद से पूछ चुकी थी। इन 10 सालों में उन्होंने हर कोना छान मारा, हर शक को टटोला, लेकिन उन्हें कभी कोई जवाब नहीं मिला। और फिर उन तीनों लड़कियों को याद आया उनका वो आखिरी कोशिश, जब उन्होंने ऑर्फनेज के डीन से पूछा था कि उनके पेरेंट्स कौन थे, लेकिन डीन ने जवाब देने से पहले ही हार्ट अटैक में दम तोड़ दिया था। और सबसे मजे की बात तो ये थी कि उस डीन को कभी हार्ट की बीमारी थी ही नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। वे तीनों इस बात को जानती थी कि उन तीनों के अतीत में कुछ तो गड़बड़ है। राजवीर के सवालों ने तीनों लड़कियों के अस्तित्व को झंझोड़ कर रख दिया था। उन तीनों के अंदर का दर्द, जिज्ञासा और डर सब एक साथ बाहर आने लगे थे। तीनों लड़कियां काफी देर तक चुप रही और फिर अचानक जूही सबसे आगे आ गई। हम इस डील के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमें यकीन दिलाना होगा, क्योंकि अगर तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो तो तुम्हें ये स्टोन्स हमारी लाशों से ही मिलेंगे। इतना गुस्सा क्यों? जैसे सारी दुनिया की मुसीबतें मेरी वजह से हो।
चलो मैं सब कुछ बताता हूं, उसके बाद फैसला तुम्हारा होगा कि ये स्टोन्स मेरे पास जाने चाहिए या नहीं। अब तीनों लड़कियां बिल्कुल चुप थी। उनकी आंखें राजवीर पर थी और उनके कान उसके हर शब्द पर। क्या तुम लोगों ने कभी सुप्रीम फैमिलीज ग्रुप के बारे में सुना है? तीनों ने एक साथ ना में सर हिलाया। नहीं। तो सुनो, मेहता, सिंघानिया और रॉय, ये 3 नाम सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं। ये 3 सुप्रीम फैमिलीज के नाम हैं। इंडिया की सबसे खतरनाक और ताकतवर फैमिलीज में से एक। और मेरा मानना है कि तुम तीनों वहीं से हो। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? राजवीर की बात सुन तीनों लड़कियां शॉक्ड रह गई थी। जबकि ये सब कुछ देख राजवीर ने पहले मुस्कुराते हुए उन तीनों लड़कियों को देखा और मेहता, रॉय, सिंघानिया फैमिली के बारे में विस्तार से सारी चीजें कह सुनाई। मेहता, रॉय और सिंघानिया फैमिली के बारे में डिटेल से सारी बातें जानने के बाद वो तीनों लड़कियां थोड़ी सी संतुष्ट नजर आ रही थी। जबकि इसके बाद राजवीर ने उन तीनों को बताया कि नेशनल ट्रेजर क्या है, उसके पीछे कैसे 100 सालों से साजिशें रची जा रही हैं और कैसे इन 3 जेड्स के जरिए उन सीक्रेट्स को अनलॉक किया जा सकता है। राजवीर की सारी बातों को सुनने के बाद तीनों लड़कियां हक्की बक्की थी। उन्हें पहली बार समझ आया कि उनके पास जो जेड्स हैं वो कोई ताबीज या कीपसेक नहीं, बल्कि एक भयंकर राज का हिस्सा है। गर्ल्स, मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन तुम्हारे खुद के परिवारों ने तुम्हें इस खेल में मोहरा बनाया। तुम्हें ऑर्फनेज में छोड़कर एक ऐसी लड़ाई के लिए तैयार किया जिसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया गया। राजवीर की बातों ने तीनों लड़कियों के दिमाग में भूचाल ला दिया था। अब तीनों लड़कियां एक ही बेड पर चुपचाप बैठी थी, जैसे किसी ने उनकी जमीन खींच ली हो। जिन परिवारों के सपने उन्होंने बचपन में देखे थे वो अब एक साजिश बन चुके थे। और फिर आधे घंटे की खामोशी के बाद आखिरकार वे सभी कुछ बोलने को ही। अगर तुम जो कह रहे हो वो सच है तो ठीक है, लेकिन अगर तुम ये सब कुछ साबित कर दो तो ये स्टोन्स तुम्हारे हो सकते हैं। प्रूव इट? कैसे? बिल्कुल आसान है। अगर ये स्टोन्स वाकई इतने इम्पोर्टेंट है तो हम दुनिया को बता देते हैं कि ये हमारे पास है। अगर कोई आता है तो तुम्हारी बात सही मानी जाएगी। और इसके बाद जूही ने इतना ही कहा था कि तभी अचानक बैल्कनी के बाहर से एक गूंजती हुई भारी आवाज आई। प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जब तुम्हें सच पता चल ही गया है तो तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। बाहर से गूंजे आवाज को सुन सभी लोग चौंक गए थे। राजवीर भी अचानक से अलर्ट हो गया था, पर तभी अचानक पूरी डॉर्मेट्री अंधेरे में डूब गई। राजवीर समझ नहीं पाया था कि बिजली चली गई है या किसी ने जानबूझकर बिजली काट दी। जबकि इधर तीनों लड़कियां भी पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई थी। उन तीनों को अभी तक कुछ समझ नहीं आया था और तभी उन तीनों को चांद की रोशनी में खिड़की के पार एक साया दिखाई दिया। उन तीनों लड़कियों ने देखा कि एक भयानक कद काठी वाला आदमी था। इसकी हाइट लगभग 2 मीटर से भी ज्यादा थी। ऐसा लग रहा था जैसे द ग्रेट खली यहां आ गया हो। उसका पूरा शरीर मांसपेशियों से भरा हुआ था। वे तीनों लड़कियां उस भीम काय साये को देख डर से पीछे हटने लगी थी। जबकि इधर जैसे ही राजवीर ने उस भीम काय साये को देखा, वैसे ही उसके भी चेहरे पर सख्त भाव आ गए। ये कोई मामूली इंसान नहीं, ये खतरा है और बहुत बड़ा खतरा। खुद में इतना कहते ही राजवीर तुरंत ही उन तीनों लड़कियों की तरफ देखने लगा। तुम तीनों यहां से निकलो, इससे मैं निपटता हूं।
वो तीनों लड़कियां बेशक मार्शल आर्ट जानती थी, लेकिन बैल्कनी तक कोई आ जाए और उन्हें पता तक ना चले, ये उस आदमी की ताकत का सबूत था। भागो भागो। राजवीर की बात सुन वो तीनों लड़कियां दरवाजे की तरफ भागी। इधर खिड़की से आते हुए उस विशालकाय शख्स ने जब लड़कियों को दरवाजे की तरफ भागते देखा, तब वो विशालकाय शख्स राजवीर को देखे बिना सीधा उसी की ओर बढ़ा। इधर उस विशालकाय शख्स को दरवाजे की तरफ बढ़ता देख राजवीर ने बिना वक्त गवाए अमृत जल की बोतल को बैग में डाला और फिर उस विशालकाय जायंट को रोकने के लिए अपने हाथ आगे कर दिए। राजवीर अपने हाथों से उस विशालकाय आदमी को रोकना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने उस विशालकाय आदमी को छुआ, वैसे ही उसे एक तेज का झटका लगा और राजवीर ने तुरंत ही अपने हाथ पीछे कर लिए। क्या क्या, क्या? ये आदमी इलेक्ट्रिक सेल है? बिजली के तेज झटके की वजह से राजवीर पीछे हट गया था और तभी उस आदमी ने राजवीर के चेहरे पर एक जोर का मुक्का मारते हुए उसे सीधे कमरे के दूसरे कोने में पहुंचा दिया। उस विशालकाय आदमी के एक ही वार ने राजवीर को उसकी पावर समझा दी थी, लेकिन बावजूद इसके राजवीर ने खुद को किसी तरह संभाला, अपनी पूरी इंटरनल एनर्जी एकत्र करने लगा। बेटा, तू भले पहाड़ जैसा है, लेकिन मैं भी पहाड़ काटने वालों में से हूं। राजवीर पूरी तरह से अपनी इंटरनल एनर्जी को एकत्र करने में लगा हुआ था और जैसे ही उसकी इंटरनल एनर्जी एकत्र हुई, वैसे ही राजवीर ने काउंटर अटैक कर दिया। उसने अपनी इंटरनल एनर्जी की मदद से 8 जबरदस्त पाम स्ट्राइक्स कर दिए थे। राजवीर के वो हमले सीधे उस विशाल आदमी के सीने पर पड़े और उसकी पूरी गति वहीं रुक गई। राजवीर ने उस विशालकाय आदमी को रोक तो दिया था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो अभी भी उसका चेहरा नहीं देख पाया था। ये लड़ाई यहां नहीं हो सकती, यहां और भी स्टूडेंट्स हैं और अगर लड़ाई ज्यादा बढ़ गई तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इस पहाड़ को यहां से बाहर ले जाना होगा। खुद में इतना सोचते ही राजीव तुरंत ही उस विशालकाय आदमी के सामने आ गया और उसे चुनौती देने लगा। ओए सांड, अरे अगर मरना ही है तो बाहर चलकर मरते हैं ना। मेरे पास वो तीनों स्टोन्स हैं और मुझे लगता है वो तीनों स्टोन्स तुम्हें इन लड़कियों की जान से भी ज्यादा कीमती है। राजवीर के भड़काने पर वो विशालकाय आदमी गुस्से से राजवीर को देखने लगा। तू सही कहता है, स्टोन से सब कुछ है, अब मरने के लिए तैयार हो जा छोकरे। इतना कहते ही वो विशालकाय आदमी दौड़ते हुए राजवीर की ओर भागा, लेकिन इससे पहले कि वो आदमी राजवीर पर हमला करता, राजवीर अपनी बेहतरीन डायग्राम टेलीपोर्टेशन फुटवर्क से उसके पैरों के नीचे से उसके आगे आ गया और उस आदमी के कुछ समझ पाने से पहले ही सीधे बैल्कनी से बाहर कूद गया। राजवीर दूसरी मंजिल से सीधा जमीन पर उतरा और उसने दौड़ना शुरू कर दिया ताकि लड़कियों को कोई नुकसान ना हो। इधर गुस्से से पागल हुए उस विशालकाय आदमी ने भी बैल्कनी से छलांग लगा दी और वो राजवीर के पीछे भागने लगा। इधर राजवीर और उस रहस्यमयी जायंट ब्लैक मैन के डॉर्मेट्री से बाहर निकलने के कुछ ही देर में आरती, चंचल और जूही भी पहली मंजिल से भागती हुई बाहर आ गई। वो तीनों लड़कियां उन दो भागते हुए शख्सों को हाफते हुए देख रही थी। एक छाया राजवीर की थी और दूसरी एक राक्षसी कद काठी वाले दुश्मन की। अब क्या करें? क्या हमें उसके पीछे जाना चाहिए? राजवीर ने हमारी जान बचाने के लिए उस राक्षस का ध्यान भटकाया है। चंचल और आरती ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में चिंता थी, लेकिन साथ ही एक सच्चाई भी। वो दोनों बहुत ताकतवर हैं। अगर हम पीछे गए तो शायद हम राजवीर के लिए बोझ बन जाएंगे। याद है ना, राजवीर ने अकेले ही हम तीनों को हराया था। आरती की बात सुन जूही ने कुछ पलों तक सोचा
और फिर उसकी आंखों में एक नई चिंता तैर उठी। लेकिन आरती, अगर राजवीर की कही सारी बातें सच थी तो अब हम उन सुप्रीम फैमिलीज के लिए बेकार हो गए हैं। वो हमें सिर्फ पत्थरों की देखभाल के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। अब जब हमें सच पता चल गया है तो वो हमें खत्म भी कर सकते हैं। तुम सही कह रही हो जूही, क्योंकि अगर वो हमें अनाथ बना सकते हैं तो उन्हें हमें मारने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो भाग चलते हैं। कॉलेज अब हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। शायद वही दैत्य हमें छुपकर देख रहा था इतने सालों से, और इसी ने हमारे डीन को भी मारा होगा जब हम लोगों ने अपने डीन से अपनी सच्चाई पूछी थी। हाँ चंचल, वैसा ही हुआ होगा। पर चंचल, एक बात बताओ, आखिर हम भागेंगे कहाँ? जूही की इस बात पर तीनों कुछ पलों तक चुप रहीं। फिर उन तीनों ने अपने वर्षों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद एक डिसीजन लिया। तीनों लड़कियों ने काफी देर सोचने के बाद एक डिसीजन लिया था। गर्ल्स, राजवीर के पास चलते हैं। उसके मन में भी उन फैमिलीज के लिए गुस्सा है। शायद उसकी किस्मत भी हमारी जैसी है। और वैसे भी ये स्टोन्स अब हमारी पहचान है। हम इन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। लड़कियों ने राजवीर की मदद करने के बारे में सोची, जबकि वहीं दूसरी ओर राजवीर ने जानबूझकर भीड़ भाड़ से दूर एक शांत रास्ता चुना था। वो उस जायंट अटैकर को कैंपस से बाहर की ओर ले गया, लेकिन उस जायंट इंसान को ले जाते वक्त उसके दिमाग में तरह तरह की बातें भी चल रही थी। समझ नहीं आ रहा, आखिर ये राक्षस आदमी अचानक से कहां से टपक गया। मैंने छैला बिहारी को इन लड़कियों के कमरे के बाहर लगा रखा था कि किसी भी बाहरी खतरे को लेकर मुझे अलर्ट करे, लेकिन उसने भी मुझे अलर्ट नहीं किया। कहीं इस जायंट ने छैला बिहारी के भी साथ तो कुछ नहीं कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। छैला ठीक है, वो मुझे कॉल नहीं कर रहा, इसका जरूर कोई और कारण होगा। खुद में इतना सोचते ही राजवीर आगे बढ़ने लगा और कुछ ही मिनटों में वो कॉलेज कैंपस से बाहर एक सुनसान कंट्री साइड इलाके में पहुंच गया। यहाँ पर एक खेत था और एक जगह पर एक मचान लगा हुआ था। शायद ये सही जगह है। मुझे चारों ओर देखना होगा। खुद में इतना सोचते हुए राजवीर चारों ओर देखने लगा। उसने देखा कि वो खेत घने पेड़ों से घिरा था और सब्जियों से भरा पड़ा था और उसके मचान पर मालिक गहरी नींद में सो रहा था। राजवीर कुछ पल के लिए वहां रुका और जैसे ही वो मुड़ा, सामने वही भयानक आदमी खड़ा था। अब राजवीर ने उसका चेहरा ठीक से देखा। वो पूरी तरह से पिच ब्लैक स्किन वाला आदमी था। ये साफ था कि ये आदमी पटना का तो नहीं, लेकिन उसकी भाषा किसी बिहारी की तरह एकदम से टंटनाती हुई थी। मैं जानता हूं कि तुम मुझे यहां क्यों लाया है। तो भीड़ में लड़ना नहीं चाहता था। मुझे भी ठीक यही पसंद है। अब जब हम अकेले हैं तो चलो खेल शुरू करें। देखो, मेरी लिस्ट में अभी और भी काम बचे हैं। 1 मिनट है तुम्हारे पास। शो मी व्हाट यू गॉट। राजवीर के इतना कहने के बाद वहां से एक हवा का झोंका गुजरा और जायंट मैन की आंखों में जो राजवीर खड़ा था उसकी शक्ल बदल गई। दरअसल राजवीर ने अपनी सिल्वर पावर को एक्टिवेट कर लिया था और अब उस काले आदमी के सामने खड़ा राजवीर अब सिल्वर हेयर वाला एक अलग ही राजवीर बन गया था। उसकी एनर्जी और ऑरा अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये 2 संपूर्ण मार्शल लेगेसीज की टक्कर थी। एक तरफ राजवीर जिसने इंटरनल एनर्जी की तीसरी सीमा को पार कर लिया था और दूसरी ओर वो जायंट जो शायद सुप्रीम फैमिलीज का भेजा गया सबसे घातक हथियार था। तुम्हें स्टोन्स चाहिए? मुझे सच। आज किसी एक की जीत तो तय है, लेकिन कीमत दोनों देंगे। इतना कहते ही राजवीर ने अपनी फिस्ट हवा में उठाई
और तभी सामने खड़ा वो काले रंग का विशालकाय आदमी, जिसकी बॉडी बिल्कुल किसी बॉडी बिल्डिंग चैंपियन जैसी थी, एक कुटिल हंसी के साथ उसकी ओर लपका। उस विशालकाय आदमी की चाल में कोई फॉर्मल मार्शल आर्ट स्टाइल नहीं थी। दरअसल उसकी बॉडी ही उसके लिए एक हथियार थी। अब तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता लड़के। राजवीर ने बेहद शांत भाव से अपनी मुट्ठी ऊपर उठाई, लेकिन इतनी धीमी कि देखने वालों को लगे कि वो जानबूझकर सुस्ती दिखा रहा है। जबकि राजवीर के इस सुस्ती को देख वो काला आदमी और ज्यादा आत्मविश्वास में आ गया। अरे तेरी बहनिया के, इतना जोरदार मुक्का, साला लग रहा है कमर टूट गया। वो विशालकाय आदमी जोर से हंसे जा रहा था, लेकिन उसकी हंसी के बीच ही राजवीर की उसी धीमी लग रही फिस्ट ने उसके पेट पर एक ऐसा वार किया कि उसका पूरा शरीर हवा में उछल गया और फिर खून की उल्टी करता हुआ वो आदमी जमीन पर आ गिरा। इधर उस विशालकाय आदमी पर इस जबरदस्त वार को करने के बाद भी राजवीर वहीं नहीं रुका। राजवीर ने अपने शरीर को एकदम किसी छाया की तरह उड़ाया और पलक झपकते ही वो उस आदमी के पीछे पहुंच गया और एक और जोरदार प्रहार से उसे दोबारा जमीन से उड़ा दिया। राजवीर के इन वारों को देख अब वो आदमी समझ चुका था कि राजवीर कोई मामूली योद्धा नहीं है, और तभी जैसे ही वो विशालकाय आदमी नीचे आया, वैसे ही राजवीर ये देख चौंक गया कि उस विशालकाय के शरीर से हल्की नीली रोशनी निकलकर चारों ओर फैलने लगी थी। एक मिनट, ये क्या है? इस गैंडे के शरीर से बिजली? राजवीर चौंक गया था। वो समझ गया था कि ये सिर्फ इंटरनल ऊर्जा नहीं है। वो और ज्यादा ध्यान से उस विशालकाय आदमी को देखने लगा और तभी उसने ध्यान दिया कि उस विशालकाय आदमी के शरीर से जो नीली रोशनी निकल रही थी, उसमें से एक हिस जैसी आवाज भी आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो कोई हाई वोल्टेज करंट किसी इंसानी बॉडी से बह रहा हो। कोई भी आदमी, चाहे वो इसका जैसा गैंडा ही क्यों ना हो, बिजली पैदा नहीं कर सकता। हालांकि मार्शल आर्ट्स कुछ फिजिकल पावर को अनलॉक कर सकती है, लेकिन वो भी बिजली पैदा नहीं करा सकती। ये तो कुछ और ही लग रहा है। खुद में इतना सोचते ही राजवीर वार करने के बजाय रुक गया था, जबकि इधर उस विशालकाय आदमी ने जैसे ही राजवीर को रुका हुआ देखा, वैसे ही उसके चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई। लगता है तू समझ गया। तू एकदम टाइम पर रुका लड़के, वरना अगर तू मुझ पर एक और मुक्का मारता तो तू तो गया था काम से। राजवीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर शांति नहीं बल्कि गहरी सोच थी। वो जान गया था कि ये शख्स सिर्फ एक सुपर सोल्जर नहीं बल्कि किसी खास वैज्ञानिक प्रयोग का हिस्सा है, शायद किसी एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट का, जो मानव शरीर में बिजली जैसी शक्ति को विकसित कर सके। वो खुद में सोच ही रहा था कि तभी उसे फिर से उस बड़े आदमी की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। लड़के, तुझे उन लड़कियों को सच्चाई नहीं बतानी चाहिए थी। तूने सच्चाई बताकर पूरे प्लान की मां बहने कर दी, और इसीलिए अब तुझे तो मरना ही होगा। इतना कहते हुए उस विशालकाय आदमी ने अपनी मुट्ठियां भींज ली थी, जबकि उसकी इस बात को सुनते ही राजवीर ने अपनी कमर से बैग थोड़ा किनारे किया और तिरछी निगाहों से उस जायंट मैन को देखने लगा। तुझे जो करना है कर ले, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि तेरे पास 1 मिनट है। मुझे जो करना है वो तो मैं करूंगा ही लड़के, क्योंकि अभी तक सब कुछ वैसा ही हुआ है जैसा कि मैंने सोचा था। तू हमारे प्लान में फंस चुका है लड़के, और अब तू वैसे ही तड़पेगा जैसे जाल में फंसी हुई मछली तड़पती है। राजवीर के कानों में जैसे ही वो शब्द पड़े, तू हमारे प्लान में फंस चुका है, वैसे ही उसका दिल एक पल के लिए जोर से धड़क उठा।
कुछ था जो उसे चुप गया। हमारा प्लान? इसका मतलब ये अकेला नहीं है। क्या ये किसी बड़े ग्रुप का हिस्सा है? और अगर हाँ, तो क्या ये भी उन सुप्रीम फैमिलीज के लिए काम करता है जो इन लड़कियों और उनके स्टोन्स के पीछे पड़ी है? राजवीर इस जायंट मैन की सच्चाई के बारे में सोच रहा था, लेकिन उसके पास सोचने का वक्त ही नहीं था, क्योंकि सामने खड़ा वो जायंट मैन अब दोबारा उस पर टूट पड़ा था और इस बार अपने शरीर से निकलते इलेक्ट्रिकल करंट से भी राजवीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। राजवीर को अब तक ये समझ आ चुका था कि ये दुश्मन कितना खतरनाक है। उसे अब समझ में आ रहा था कि पिछली बार उन तीनों लड़कियों के हॉस्टल रूम में लड़ाई के दौरान जब उसने गलती से उस जायंट मैन को छू लिया था, तब क्यों एक जोरदार इलेक्ट्रिकल जोल्ट ने उसकी सारी नसों को झंझना दिया था। वो इस बार इस विशालकाय आदमी से लड़ते हुए पूरी तरह से सावधान था। मुझे इससे सावधानी से लड़ना होगा, क्योंकि इसको छूना यानी करंट खाना है। हालांकि राजवीर के पास 3rd लेवल इंटरनल एनर्जी और उसके दादा द्वारा दी गई सिल्वर पावर भी थी, जिससे वो और भी ताकतवर हो गया था, लेकिन फिर भी ये दुश्मन एक अलग किस्म की चुनौती था। ये दुश्मन न मार्शल आर्ट्स जानता था और न ही इसके पास कोई स्पेशल शक्ति थी। इसकी ताकत थी तो बस इस विशालकाय शरीर का खूंखार ताकत और उसके शरीर में दौड़ती बिजली, और राजवीर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इससे लड़े तो कैसे लड़े।